अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा। आप लोग देख रहे हैं तलहास वॉइस एकेडमी। प्रीलियम पेपर्स की प्रैक्टिस जारी है और आज जो है सेकेंड ईयर फिज़िक्स का पेपर हम लोग सॉल्व करने वाले हैं गवर्नमेंट दिल्ली कॉलेज का। ठीक है, अच्छा पेपर है और कॉलेज आपको पता है कि अच्छा कॉलेज है और एमसीक्यूज़ आने के चांसेस हैं। इसके अलावा पहले चलो एमसीक्यूज़ से पहले मैं आपको इसके सेक्शन बी के बारे में बताऊं। सेक्शन बी के अंदर कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और तकरीबन तमाम के तमाम जो एमसीक्यूज़ हैं, सॉरी न्यूमेरिकल्स हैं, वो आपको जो है वो पास्ट पेपर में मिल जाएंगे। और पास्ट पेपर का मतलब है कि हमारे चैनल पे भी मिल जाएंगे। तो अगर इसमें से कोई भी न्यूमेरिकल है ना जिसमें प्रॉब्लम है, आप उसके शुरू के कुछ वर्ड्स अगर लिख दोगे ना यूट्यूब के ऊपर, तो इंशाल्लाह पहली वीडियो जो है वो मेरी आएगी और वहाँ पर फिर जो है आप जाके सॉल्व कर लेना। सेक्शन सी के अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं, ये वही क्वेश्चंस हैं जो इस साल के लिए अहम हैं, इंपॉर्टेंट है और मैंने भी टारगेट पेपर में दिए हैं और फिर ऑब्वियसली चैनल पे अपलोडेड भी हैं। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं विद आवर क्वेश्चन 1। द टोटल सम ऑफ ऑल एनर्जीज ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ सब्सटेंस इज कॉल्ड। जो टोटल सम होता है सारी एनर्जीज का मॉलिक्यूल्स की जो किसी सब्सटेंस में होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं हीट एनर्जी। ठीक है, और अगर यही टोटल के बजाय लिखा होता एवरेज, तो एवरेज का मतलब हो जाता कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर टेम्परेचर की। तो फिलहाल सम ऑफ है ऑल एनर्जीज, तो हीट एनर्जी कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 2, शंट रेजिस्टेंस इज यूज्ड विद गैल्वानोमीटर इन डैश कॉम्बिनेशन टू लिमिट द करंट। हम आमतौर पे करंट को लिमिटेड करने के लिए गैल्वानोमीटर के साथ एक छोटी सी रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं, शंट रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं। कैसे जोड़ते हैं? तो याद रखिए, उसको जोड़ा जाता है पैरेलल। ठीक है ना, क्या करते हैं, अगर हमारे पास कोई गैल्वानोमीटर है तो हम उसके साथ पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं ताकि जो गैल्वानोमीटर से गुजरने वाला करंट है उसको लिमिटेड किया जा सके। Question number 3, an atom of an element differ from an atom of one of its isotopes in the number of। जो डिफरेंट आइसोटोप्स होते हैं किसी भी एलिमेंट के, बेसिकली उनमें फ़र्क किस चीज़ का होता है? पॉजिट्रॉन का, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का, न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस, प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस। सही जवाब है न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस। तमाम के तमाम जो आइसोटोप्स होते हैं उसमें एटॉमिक नंबर सेम होता है और एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। तो अगर एटॉमिक नंबर सेम हो गया तो मतलब प्रोटॉन्स तो सेम हो गए, और एटॉमिक मास जो डिफरेंट हो रहा है वो सिर्फ इस वजह से हो रहा है कि जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं वो डिफरेंट होते हैं जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द मोमेंटम ऑफ फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ इज। मोमेंटम ऑफ फोटोन अगर हमें मालूम करना है तो हम कैसे मालूम कर सकते हैं? तो देखिए, बेसिकली इसको ड्राइव किया जाता है, अगर आपको नहीं मालूम फॉर्मूला, इसको ड्राइव करते हैं डी ब्रॉली हाइपोथेसिस से। लैम्डा बराबर होता है एच ओवर एम वी के। एम वी क्या चीज़ है? एम वी मोमेंटम है। तो इसका मतलब मोमेंटम बराबर आ जाएगा किसके? एच ओवर लैम्डा की। अब यहाँ पर तो फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में कहा गया है, तो लैम्डा की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। लैम्डा किसके बराबर होता है? अगर हम बात करें यहाँ पर, इधर समझा देता हूँ मैं, v बराबर होता है एफ लैम्डा के। ठीक है, तो अगर लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा v ओवर एफ इज इक्वल टू लैम्डा। और क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर फोटोन की, तो फोटोन की जो स्पीड होती है वो v नहीं होती, वो c होती है। तो c ओवर एफ लैम्डा की जगह पुट करना है। c ओवर एफ आप अगर लैम्डा की जगह पुट करोगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा और ये पूरा फॉर्मूला बराबर आ जाएगा मोमेंटम का एच एफ ओवर सी। ठीक है ना, एच एफ ओवर सी बनेगा पूरा फॉर्मूला, क्योंकि वैसे तो सी ओवर एफ लिखा हुआ है लेकिन रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास एच एफ ओवर सी। क्वेश्चन नंबर 5, द रिलेशन डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर। ये पोटेंशियल ग्रेडियंट लिखा हुआ है। चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू सम डिस्टेंस और स्पेस। इसका जो मैग्नीट्यूड है, इसका जो सिर्फ मैग्नीट्यूड है वो कहलाती है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। ठीक है ना, वरना अगर एग्जैक्ट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की बात की जाए तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है ना, जो वोल्टेज का ग्रेडियंट होता है, पोटेंशियल का ग्रेडियंट होता है, उसके नेगेटिव के बराबर होती है। फिलहाल यहाँ पर तो बात साइन की नहीं हो रही है, सिर्फ मैग्नीट्यूड की हो रही है। दैट्स वाई करेक्ट आंसर हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। Question number 6, the process in which there is no temperature change is known as isothermal process. Iso means same और therm means heat या temperature। तो obvious सी बात है, temperature same रहेगा। Isobaric, iso means same, bar मतलब pressure, iso means same, core मतलब volume, और adiabatic word ड्राइव हुआ है adiabat से और जिसका मतलब होता है insulator। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 7, द रेट ऑफ डीके। डीके का मतलब होता है डिसइंटीग्रेशन पर यूनिट टाइम,
ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या होता है? इस कांस्टेंट हमेशा सेम रहता है, कांस्टेंट डिक्रीज एक्सपोनेंशियली विद टाइम, टाइम के लिहाज से डिक्रीज होता रहता है, जो रेट ऑफ डीके होता है, डिक्रीजेस लीनियरली विद टाइम या वेरीज इनवर्सली एज टाइम। करेक्ट आंसर इज डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली विद टाइम। टाइम के लिहाज से ये जो रेट ऑफ डीके होता है वो कम होता रहता है, जो उसमें लॉ ऑफ रेडियोएक्टिविटी का ग्राफ है कि तो बहुत ही ज़्यादा स्लो डाउन हो जाता है, आखिर में जाके ऑलमोस्ट ऐसा लगने लगता है जैसे कांस्टेंट हो गया और शुरू में बहुत तेज होता है। दैट्स वाई एक्सपोनेंशियल फर्क आ रहा है, कोई लीनियर फर्क नहीं आ रहा है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 8, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम इज। यही क्वेश्चन जो है वो अभी मैंने पेपर अपलोड किया था, कौन सा वाला, इससे पहले वाला, दिल्ली से पहले वाला, खातून पाकिस्तान का, उसके अंदर जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला ये वाला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था और ये भी था। तो काफ़ी सारे आप देखोगे ना तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रिपीट होंगे और वो बेसिकली बराबर होता है 6.25 10 रेज टू दी पावर 18। कैसे फाइंड करा है? Q बराबर होता है NE के, N मालूम करना है तो Q डिवाइड बाई E आ जाएगा। Q क्या है? Q है 1 कूलम और E होता है चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 1.6 10 रेज टू दी पावर -19। इसको डिवाइड कराओ कैलकुलेटर से, इंशाल्लाह आंसर आ जाएगा 6.25 10 रेज टू दी पावर 19। क्वेश्चन नंबर 9, अ डिवाइस यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग डीसी इनटू एसी। डायरेक्ट करंट को अगर हम कन्वर्ट करना चाहते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट में तो वो डिवाइस क्या कहलाती है? एम्पलीफायर कहलाता है, रेक्टिफायर कहलाता है, जनरेटर कहलाता है या इन्वर्टर कहलाता है? तो बेसिकली वो इन्वर्टर कहलाता है जब हम डायरेक्ट करंट को ऑल्टरनेट करंट के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, जो कि आमतौर पे यूपीएस हम कर रहे होते हैं ना, बैटरी से ऑल्टरनेटिंग करंट में कन्वर्ट करते हैं। जनरेटर का काम क्या है? जनरेटर का काम क्या है? जनरेटर का काम है करंट को प्रोड्यूस करना। ठीक है ना, चाहे जैसे ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर है तो वो ऑल्टरनेटिंग करंट को प्रोड्यूस करता है। रेक्टिफायर का क्या काम है? ऑल्टरनेट करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करना। एम्पलीफायर का क्या काम है? वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट करना। क्वेश्चन नंबर 10, पीओ बॉक्स वर्क ऑन प्रिंसिपल ऑफ। जो पीओ बॉक्स है यानी कि जो पोस्ट ऑफिस बॉक्स है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है? तो याद रखिए वो काम करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज, जिसमें 4 रेजिस्टर्स होती हैं, कोई से 2 अपोजिट एंड्स के दरमियान में गैल्वानोमीटर लगा होता है, बाकी 2 जो एंड्स होते हैं उनमें बैटरी लगी होती है। पोटेंशियोमीटर डिफरेंट चीज़ है, टेलीग्राफ लाइन नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 11, the work done in moving a unit positive charge from infinity to a certain point against the electric field intensity is called। बेसिकली ये बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है एब्सोल्यूट पोटेंशियल की। जो एब्सोल्यूट पोटेंशियल है ना, या उसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कहते हैं, ये उसकी डेफिनेशन है। तो इस वजह से करेक्ट आंसर ये होगा। वैसे ज़्यादा बेहतर वर्ड होना चाहिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्योंकि ये डेफिनेशन जो है ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की है। क्वेश्चन नंबर 12, द रिलेशन बिटवीन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, ये जो कांस्टेंट होता है के और जो जनरल गैस कांस्टेंट होता है आर और जो एवोगाड्रोस कांस्टेंट होता है एन ए, उसका क्या जो है रिलेशन है वो आपको बताना है। तो याद रखिए के बराबर होता है आर ओवर एन ए के। आर क्या चीज़ है? आर जनरल गैस कांस्टेंट 8.313 डिवाइडेड बाय एन ए होता है 6.023 10 रेज टू दी पावर 23। दोनों को डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 1.38 10 रेज टू दी पावर -23, जो कि होता है हमारे पास बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। सो करेक्ट आंसर है k इज इक्वल टू आर ओवर एन ए। क्वेश्चन नंबर 13, एन एवियोमीटर इज यूज टू मेजर। एवियोमीटर के जरिए हम क्या मेजर करते हैं? तो सबसे पहली बात ये आपको पता होना चाहिए एवीओमीटर की फुल फॉर्म। एवियोमीटर की फुल फॉर्म में सबसे पहले आता है एम्पेयर वोल्ट ओम मीटर। अब एम्पेयर भी आ रहा है, वोल्ट भी आ रहा है, ओम भी आ रहा है, इसका मतलब इससे करंट भी नाप सकते हैं, वोल्टेज भी नाप सकते हैं, रेजिस्टेंस भी नाप सकते हैं। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। इन्होंने वर्ब लिखा है, बहरहाल दीज होगा। क्वेश्चन नंबर 14, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर अ मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। इनमें से कौन सी ऐसी वेव हैं जिन्हें ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत होती है? लाइट वेव्स नो, लाइट को किसी मीडियम की जरूरत नहीं है, तभी तो वो सन से लेकर अर्थ तक ट्रैवल कर जाती है। एक्स रेज भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, इन्हें भी किसी मीडियम की जरूरत नहीं है। हाँ, साउंड वेव्स को ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम रिक्वायर है। इसी वजह से जो धमाके होते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन के ऑन द सरफेस ऑफ सन, उनकी आवाज़ें कभी हमें ज़मीन तक नहीं मिलती, क्योंकि जो स्पेस है, जो दरमियान का वैक्यूम है, तो उसमें कोई मीडियम ही नहीं है। जब मीडियम नहीं है तो ट्रैवल भी नहीं करती साउंड वेव्स।
Question number 15. Lenz law is Lenz law is in accordance with the law of conservation of energy. बेसिकली ये जो लेंस लॉ होता है वो इस बात को शो करता है कि जो ईएमएफ इंड्यूस होता है, जो इंड्यूस करंट होता है बेसिकली, वो हमेशा ऐसी डायरेक्शन में फ्लो करता है कि वो अपोज करता है उस चेंज की, जिस चेंज की वजह से वो खुद प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है ना, डिटेल में लेक्चर अवेलेबल है, अभी फिलहाल उसकी डिटेल में नहीं जानी, लेकिन इसके ज़रिए जो है ना हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को मतलब साबित कर देते हैं कि ऐसा नहीं है कि हम ईएमएफ को यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, हरगिज़ ऐसा नहीं है, बल्कि जो काम हम करते हैं, जो वर्क हम करते हैं फ्लक्स को चेंज कराने के लिए, वही दरअसल ईएमएफ के अंदर कन्वर्ट हो रहा होता है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 16. पावर डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ V एंड R इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट कैन बी डिटरमाइंड बाय। तो देखो, पावर के तीन फार्मूले थे। पावर का एक फार्मूला है P इज इक्वल टू V इंटू आई, ये करंट और वोल्टेज के टर्म्स में है। एक है P इज इक्वल टू आई स्क्वायर R, ये करंट और रेजिस्टेंस के टर्म में है। और तीसरा है V स्क्वायर ओवर R। इन्होंने कहा है कौन सा, V और R के फॉर्म में, P इज इक्वल टू V स्क्वायर ओवर R। नंबर 17 ये हो गया। 1 किलोग्राम मास विल बी इक्विवेलेंट टू द एनर्जी। 1 किलोग्राम मास से कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है? तो आपने क्या करना है, आपने कैलकुलेटर के अंदर लिखना है E इज इक्वल टू MC स्क्वायर। फिर आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे 1 लिखना है और C लिखना है 3 एक्सपोनेंट 8 और इसका आपने करना है स्क्वायर। 1 तो खत्म हो गया, 3 एक्सपोनेंट स्क्वायर यानी कि 1 तो 1 ही है बहरहाल। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और इसका स्क्वायर हो जाएगा 16। तो कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हो सकती है 1 किलोग्राम से? 9 एक्सपोनेंट 16 जूल्स के बराबर। 9 एक्सपोनेंट 16 जूल्स के बराबर। क्वेश्चन नंबर 18. द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज C। कैपेसिटेंस है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो कि C है, तो इट्स कैपेसिटी व्हेन द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज हाफ। अगर हम सेपरेशन को हाफ कर दें तो नतीजे में क्या फ़र्क पड़ेगा उसकी कैपेसिटेंस पे? देखो, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट ओवर D। ठीक है ना, अगर डिस्टेंस को मैं 2 गुना कम करूंगा तो कैपेसिटेंस 2 गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि इन्वर्स रिलेशन है। और यहाँ पर हाफ का मतलब होता है 2 गुना कम करना, तो 2 गुना कम करने का मतलब कैपेसिटेंस 2 टाइम्स हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 19. 2 कैपेसिटर्स हैं, 10 माइक्रोफेराड और 20 माइक्रोफेराड, उनको कनेक्ट किया गया है पैरेलल में। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी होगी? तो पैरेलल में सीधा सीधा ऐड कर देते हैं। अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है तो C बराबर होता है C1 प्लस C2 के, तो एक है 10 एक है 20, टोटल हो जाएगा 30 माइक्रोफेराड। और अगर यही सीरीज में होता तो रेसिप्रोकल्स ऐड करते, थोड़ा सा काम करना पड़ता। नंबर 20. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सेप्टर इम्प्योरिटी? इसमें से कौन सी इम्प्योरिटी जो है वो एक्सेप्टर इम्प्योरिटी है? सिलिकॉन का ताल्लुक ग्रुप 4A से है तो उसको वैसे ही हटा दो, ये तो इम्प्योरिटी नहीं है। एंटीमनी का ताल्लुक ग्रुप 5A से है, ठीक है, डोनर इम्प्योरिटी है। आर्सेनिक का ताल्लुक ग्रुप 5A से है, डोनर इम्प्योरिटी है। गैलियम जो है बेसिकली ये एक्सेप्टर इम्प्योरिटी कहलाती है, जिसका ताल्लुक होता है ग्रुप 3A से। नंबर 21. गॉस इज स्मॉलर यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन विच इज रिलेटेड टू टेस्ला एज। गॉस जो है वो भी एक यूनिट है मैग्नेटिक फ्लक्स का, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन का, और उसका क्या रिलेशन है टेस्ला के साथ? G बराबर होता है 10 रेज टू द पावर -2, T 10 to the -1, T -3 -4, विच इज करेक्ट। गॉस बराबर होता है 10 रेज टू द पावर -4 टेस्ला के, या टेस्ला बराबर होता है 10 रेज टू द पावर 4 गॉस के। ठीक है जी, ये भी रिलेशन है। क्वेश्चन नंबर 22. द इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय। इलेक्ट्रॉन डिस्कवर करा था जे थॉमसन ने अपने चार्ज टू मास रेशो का जो एक्सपेरिमेंट था उसमें पढ़ा है हमने। क्वेश्चन नंबर 23. हाफ लाइफ ऑफ अ गिवन सैंपल ऑफ रेडियम इज 22 ईयर्स। हाफ लाइफ है किसी भी गिवन सैंपल की रेडियम के, वो 22 साल है। मतलब जो भी बोला है उसको आपने जहन में रखना है। द सैंपल विल रिड्यूस टू 25% ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू आफ्टर। कितने साल के बाद वो 25% जो है वो रह जाएगा? तो देखो, सबसे पहले वो जितना भी होगा ना, फॉर एग्जांपल n है, तो जब वो एक हाफ लाइफ गुजारेगा, यानी कि जब वो 22 साल गुजार लेगा, तो 22 साल के बाद वो कितना रह जाएगा? n/2। ठीक है ना, यानी कितना रह जाएगा? 50%। फिर क्या होगा कि जब वो अगेन 22 साल गुजार लेगा, तो अगेन 22 साल गुजारने के बाद इसका भी आधा हो जाएगा, यानी कि n/4 हो जाएगा। n/4 का मतलब कितना हो गया? 25%। अब इन्होंने ये कहा था कितने टाइम के बाद रह जाएगा,
तो टोटल कितने साल हो गए? ये हो गए 44 ईयर्स। दिस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, ये आ गया, द क्वांटिटी ऑफ हीट नीडेड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन, मोलर स्पेसिफिक हीट की सिंपल सी डेफिनेशन है। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट यूजफुल ट्रेसर, इनमें से कौन सा ट्रेसर जो है वो सबसे ज़्यादा यूजफुल है? आयोडीन 131, कोबाल्ट 60, कार्बन 14 और स्ट्रोंशियम 90। कार्बन 14 इज द मोस्ट यूजफुल ट्रेसर, ट्रेसिंग टेक्निक के अंदर इस्तेमाल होता है, क्योंकि कार्बन इतना कॉमन है तो वो उसका जो ट्रेसर है वो भी बहुत ही कॉमन है। क्वेश्चन नंबर 26, इलेक्ट्रॉनिक करंट, ठीक है जी, आई इज ड्यू टू द मोशन ऑफ, इलेक्ट्रॉनिक करंट हमेशा हम कहते हैं ड्यू टू द फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज। आप चैप्टर नंबर 13 में पढ़ेंगे कि कन्वेंशनल करंट भी होता है और इलेक्ट्रॉनिक करंट भी होता है। कन्वेंशनल करंट पॉजिटिव चार्ज के फ्लो को हम कंसिडर करते हैं और जो नेगेटिव चार्ज होता है वो होता है इलेक्ट्रॉनिक करंट, ठीक है ना। तो दोनों ऑप्शन लिखे हुए जहन में रखना, थोड़ा बहुत मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन चेंज हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 27, अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड अपॉन, किस चीज़ पर डिपेंड करती है? टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट या ऑल। तो देखो पॉस्टुलेट जो कहता है, जो फीचर कहता है कि वो इंसिडेंट रेडिएशन की इंटेंसिटी पे तो डिपेंड करती ही है, तो ऑल तो ऑलरेडी गलत हो गया, टेम्परेचर भी डिपेंड नहीं करती। जो फीचर है वो ये कहता है कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन की, वो डिपेंड करती है ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, और अगर इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट की बात की जाए तो उसके ऊपर डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, जो कि फीचर के अंदर लिखा हुआ है। Question number 28, the minimum energy required by a photon होगा basically to create an electron positron pair, यानी कि पेयर प्रोडक्शन के लिए लीस्ट एनर्जी कितनी चाहिए? ये भी क्वेश्चन था हमारे खातून पाकिस्तान वाले पेपर के अंदर, बहुत ही कॉमन है, पास्ट पेपर के अंदर ही बहुत मरतबा आया हुआ है। तो मैं हमेशा बताता हूँ कि जब भी एनर्जी होती है फोटोन की, कम से कम इतनी तो होनी चाहिए कि वो पेयर को प्रोड्यूस करवा पाए, चाहे काइनेटिक एनर्जी हो ना हो। क्योंकि देखो आगे हम क्या लिख देते हैं पेयर प्रोडक्शन में, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और हम लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन। तो काइनेटिक एनर्जी हो या ना हो, कम से कम प्रोड्यूस करवाने के लिए इतनी एनर्जी तो चाहिए। m0c² का मतलब है रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, विच इज इक्वल टू 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नंबर 29, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ डैश क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कौन सी क्वांटिटी है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। कैसे? बिकॉज इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर, और डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट का आंसर हमेशा एक स्केलर ही आता है। नंबर 30, द वैल्यू ऑफ थर्ड ग्राउंड स्टेट एनर्जी इज गिवन एज इन बोहर्स एटॉमिक मॉडल, जो तीसरा ऑर्बिट है उसकी एनर्जी कितनी होती है? तो देखो तीसरे ऑर्बिट की बात कर रहे हैं तो क्या होगा, हमारा सिंपल सा फार्मूला 13.6 डिवाइड बाय n² होता है एनर्जी का फार्मूला। तीसरे ऑर्बिट की बात कर रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, n की जगह पे 3 रखना पड़ेगा, 3 का स्क्वायर। तो आप क्या करेंगे, 13.6 को डिवाइड कराएंगे 9 से, तो 13.6 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू 1.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दिस वन। क्वेश्चन नंबर 31, ओम इज डिफाइंड एज, ओम क्या होता है? ओम बेसिकली आर का जो यूनिट है जो कि होता है V ओवर I के बराबर, यानी कि ऊपर वोल्ट आएगा और नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा करंट, ठीक है। तो करंट ऊपर जाके माइनस भी हो सकता है, ये हो जाएगा वोल्ट। ये पता क्या लिखा हुआ है, शायद धुंधला हो तो नजर ना आए, ऐसे लिखा हुआ है, तो यही आंसर है। नंबर 32, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिटेक्टर्स कैन काउंट फास्ट एंड ऑपरेट एट लो वोल्टेज, कौन सा ऐसा डिटेक्टर है जो फास्ट काउंट कर सकता है और ऑपरेट करता है एट लो वोल्टेज? क्या है, गाइगर काउंटर है, विल्सन क्लाउड चैम्बर है, ठीक है, ये क्या है, सिंटिलेशन काउंटर और सॉलिड स्टेट डिटेक्टर। ये सबसे कम वोल्टेज पे काम करता है, 5 वोल्ट पे भी काम कर सकता है, ठीक है जी। और फाइनली 33, द रेशियो ऑफ Cp ओवर Cv फॉर अ मोनो एटॉमिक गैस लाइक एयर इज, फॉर मोनो एटॉमिक गैस जैसे कि एयर है उसके लिए Cp ओवर Cv की वैल्यू होती है 1.40, ठीक है ना। एयर के लिए जो Cp ओवर Cv की वैल्यू होती है वो होती है 1.40, ठीक है जी। बाकी तो डिस्कस कर चुके थे इसके सेक्शन बी और सी, उसको जाके देख लेना चैनल के ऊपर।
और एमसीक्यूज़ में अगर कोई परेशानी है, कोई कन्फ्यूजन रह गई है तो बिल्कुल बताना और इंशाल्लाह उसको सॉल्व करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।